हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका NSY एजुकेशन हिंदी चैनल में। मैं सत्येंद्र सिंह और मैं आपको आज एक ऐसे विषय के बारे में बताना, मतलब एक ऐसे विषय के टॉपिक के बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो कि बहुत ही चर्चित है और सब बच्चे उत्साहित रहते हैं इसको जानने के लिए। तो मेरा आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको आज किस देश का मैं संविधान पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग घबराइए मत। अभी मैं किसी देश का संविधान आपको नहीं पढ़ाऊँगा। मैं आज आपको ये बताऊँगा कि संविधान की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है और संविधान की डेफिनेशन मैं आपको बताऊँगा और उसके फीचर्स भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम संविधान की बात करते हैं कि हमको संविधान की ज़रूरत क्यों है। वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। कहानी क्या है, फैक्ट है, जग जाहिर है, सभी लोग उसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसको बताने के पहले यानी कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको जो है उस फैक्ट या फिर उस कहानी के बारे में बताता हूँ। कहानी है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका का नाम आपने सुना होगा और बात है, ये टाइम है 1954 का। जिस तरह से हम गुलाम थे उस तरह से साउथ अफ्रीका भी अंग्रेज़ों के यानी ब्रिटिश के अंडर में काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी समय से ब्रिटिशर्स का गुलाम था। और समय था 1954 का यानी 1954 का। और उस समय यहाँ पे एक बहुत ही नौजवान नेता जो है यहाँ पे उभरा जिसका नाम था नेल्सन मंडेला। नाम आपने ज़रूर सुना होगा नेल्सन मंडेला का, क्योंकि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नेल्सन मंडेला, इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था ANC पार्टी यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने एक पार्टी बनाई। पार्टी क्या बनाई, लोगों को संगठित किया और उनको जो है एक नाम दिया गया उस पार्टी को, जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ANC। और इनकी मुख्य मांग क्या थी, अपने ही देश में ये ब्रिटिशर्स से कुछ मांग कर रहे थे। उनकी मांग क्या थी, तो सबसे पहले जो उनकी डिमांड थी, इनकी डिमांड थी फ्रीडम। फ्रीडम यानी कि आज़ादी। किससे आज़ादी चाहिए था इनको, तो इनको आज़ादी चाहिए था ब्रिटिश। क्यों इनको आज़ादी क्यों चाहिए था ब्रिटिश से, तो इसके समझने इसको मैं आपको समझाता हूँ इनको आज़ादी क्यों चाहिए था ब्रिटिश से। तो उसका एकमात्र कारण यही था कि ये ब्रिटिशर्स के गुलाम थे और गुलामी भी इस हद तक पेचीदा थी कि आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि हाँ, गुलामी क्या होती है। इनके साथ जो है गोरे और काले का भेदभाव किया जाता था, जिसको हम अंग्रेजी में उसको हम टर्म देते हैं अपार्थेड। अपार्थेड ये एक टर्म है जिसको हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि जिस भी देश में, जिस भी जगह जहाँ पे लोगों को उनके बॉडी ऑफ कलर यानी कि उनके शरीर के कलर के आधार पे अगर उनको डिफ्रेंशिएट किया जाए, उसके आधार पे भेदभाव किया जाए, तो उसको अपार्थेड कहते हैं। और साउथ अफ्रीका में अपार्थेड जो है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में इसको फॉलो किया जाता था। कारण क्या था, कारण ये था कि साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। ब्रिटिश के लोग वहाँ पे बहुत थे और ब्रिटिश लोग जो होते हैं वो वाइट होते हैं, तो इनको वाइट मैन कहा जाता था। ये थे गोरे लोग। और साउथ अफ्रीका के जो मुख्य निवासी थे यानी जो मेन सिटीजन थे वो थे ब्लैक। और साउथ अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि इंडिया से यानी हमारे देश भारत से जाके बसे थे, तो वो हो गए इंडियन और साथ में क्या हो गया, ब्लैक। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के जो हैं वो तो एकदम कंप्लीट ब्लैक हैं और इंडिया के लोग भले ही गोरे हों लेकिन उनको भी इंडियन ब्लैक के नाम से जाना जाता था।
और उनके साथ व्यवहार क्या किया जाता था। इंडियन ब्लैक और ब्रिटिशर्स, इंडियन ब्लैक और अफ्रीकन ब्लैक के साथ व्यवहार क्या होता था, तो इनके साथ व्यवहार ये होता था कि सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें आप सोच सकते हैं, सारी चीज़ें ब्लैक और वाइट्स के लिए अलग अलग थी। या फिर ये कहा जाए कि जहाँ पे वाइट पीपल जाता था वहाँ पे ब्लैक पीपल को अलाउड ही नहीं था कि वो वहाँ पे जा पाए। अब आप सोचिए कि वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, पार्क्स, मार्केट, मतलब जो भी चीज़ें आप सोच सकें, जो पब्लिक प्लेस जहाँ पे आज के समय में हर कोई जा सकता है, वहाँ पे उन सारी जगहों पे हॉस्पिटल्स, ठीक है, टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, कोई भी पब्लिक प्लेस, ये सिर्फ और सिर्फ वाइट लोगों के लिए बने हुए थे। यहाँ पे वाइट लोग जो है वो आसानी से जा सकते थे, बिना किसी रोक टोक के जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ब्लैक लोगों को जाना अलाउ नहीं होता था। यहाँ तक कि बहुत सारी जगहों पे, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, पार्क, मार्केट्स में सीधे सीधे लिखा रहता था कि ब्लैक्स एंड इंडियंस, इंडियंस का भी नाम रहता था कि ब्लैक्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये है अपार्थाइड। अब आप समझ सकते हैं कि ये क्या व्यवहार हो रहा था साउथ अफ्रीकन के साथ और उनके साथ इंडियंस के साथ। ब्लैक्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। कहाँ पे? सिनेमा हॉल, थिएटर्स, पार्क्स, मार्केट, हॉस्पिटल्स और जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे नहीं जा सकते थे। इसके साथ साथ जितने भी ब्लैक लोग होते थे उनको अपने साथ एक आईडी प्रूफ लेके चलना पड़ता था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो ब्लैक थे, जो ब्लैक अफ्रीका के लोग थे, वो तो वहीं के थे, और बहुत सारे इंडियन थे जो अफ्रीका में जाके बस गए थे। तो इनको अपनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हमेशा अपने साथ लेके चलनी पड़ती थी। इनके कोई अधिकार नहीं थे, इनके साथ जो है बहुत हिंसा होती थी। और अगर ये गलती से कभी ऐसे जगह पे चले गए जहाँ पे इनको नहीं जाना है, जो ब्लैक लोग हैं, अगर गलती से वाइट्स के सिनेमा हॉल में चले गए, पार्क्स में चले गए, कहीं पे भी चले गए, तो उनके साथ बहुत बर्बरता होती थी, बहुत उनको मारा पीटा जाता था। ये समय जो है चलता रहा। और जो मैंने अभी आपको नाम बताया था, नेल्सन मंडेला को, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, एक पार्टी बनाई ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और फिर बाद में बहुत ही जल्द, यानी जब उन्होंने पार्टी बनाई उसी के बाद 1954 के बाद ही जो है उनको उठा के जेल में डाल दिया गया, और जेल में वो 28 साल तक रहे। और वो अकेले जेल में नहीं गए थे, उनके साथ और भी 7 मेंबर्स थे उस पार्टी के। और अंग्रेज़ों ने जो उनको सज़ा दी थी, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, यानी कि जब तक वो जीवित रहते तब तक वो उनको जेल में रहना पड़ता। लेकिन उनके जेल में जाने के बाद भी ANC के जो लोग बचे हुए थे बाहर, उन्होंने अपना आंदोलन नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना आंदोलन नहीं त्यागा। आंदोलन जो है लगातार चल रहा था, लगातार जो है लोग उनसे जुड़ रहे थे। और ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ ब्लैक और इंडियन लोग इस आंदोलन में थे। इस आंदोलन में कुछ वाइट लोग भी थे। क्यों? क्योंकि उनको भी हमदर्दी थी ब्लैक लोगों के साथ, तो वो भी इनके साथ जुड़े हुए थे। तो आंदोलन लंबा चला और वो समय आया, कौन सा समय? 1994, 1994, जब साउथ अफ्रीका ब्रिटिशर्स के चुंगल से आज़ाद हुआ, यानी कि उसको आज़ादी मिली। और आज़ादी मिलने के बाद सबसे पहले उन लोगों ने, जिनको आज़ादी मिली, उन्होंने क्या किया? नेल्सन मंडेला को जेल से बाहर किया। नेल्सन मंडेला जो 28 साल तक जेल में रहे, 28 साल के बाद उनको जो है जेल से बाहर किया। और जेल से बाहर आने के बाद नेल्सन मंडेला ही फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। कहाँ के? आज़ाद साउथ अफ्रीका के। आज़ाद साउथ अफ्रीका के फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो नेल्सन मंडेला ही थे। अब समस्या क्या आई? साउथ अफ्रीका आज़ाद हो चुका था, अंग्रेज़ों के चुंगल से बाहर आ चुका था। अब एक सरकार वहाँ पे बनानी थी। और सरकार कैसी होगी? सरकार ऐसी होगी जो कोई भेदभाव नहीं करेगी, ना गोरे में करेगी, ना काले में करेगी, ना वुमेन्स में करेगी, ना मैन में करेगी, सबको इक्वल राइट मिलेगा। ठीक है? और
आपको जान के एक बात की हैरानी होगी कि नेल्सन मंडेला ने सभी ब्लैक लोगों को इस बात के लिए भी मना लिया कि ये जो वाइट लोग थे जिन्होंने उनके ऊपर सालों से उनके साथ जो है बर्बरता की थी, उनको भी वही सारे अधिकार मिलेंगे जो ब्लैक लोगों को मिलेंगे। क्यों ऐसा आखिर नेल्सन मंडेला ने क्यों सोचा, क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि अगर इन वाइट लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर देते तो हो सकता था कि कुछ समय बाद ये वाइट लोग जो है, जो ब्लैक वाइट लोग थे, वो भी आंदोलन खड़ा करते और हो सकता था कि कुछ समय बाद फिर उनका आंदोलन इतना उग्र हो जाता कि वो लोग ब्लैक लोगों को उनके गवर्नमेंट से हटा देते। तो इस चीज़ को रोकने के लिए और सभी को इक्वल राइट देने के लिए, एक बराबर अधिकार देने के लिए नेल्सन मंडेला ने कहा कि अब जो सरकार बनेगी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी जिसमें सभी को एक बराबर अधिकार मिलेगा, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वाइट हो। तो ये बात तो कह दी गई, लेकिन अब आगे चल कर के कहीं विवाद ना हो जाए, हो सकता है कहीं ब्लैक लोग मुकर जाते कि नहीं उस समय तो हमने कह दिया था, अब हम नहीं मानेंगे, अब हम वाइट लोगों को कोई अधिकार नहीं देंगे। या हो सकता है वाइट लोग ही बाद में डोमिनेट कर लें और ब्लैक लोगों के जो अधिकार हैं उसको रूल्ड आउट कर दें या फिर उसको मानने से इनकार कर दें। तो इसलिए सबसे पहले आज़ादी के बाद साउथ अफ्रीका ने क्या किया? साउथ अफ्रीका ने सबसे पहले आज़ादी के बाद कहा कि सबसे पहले बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बनेगा? संविधान बनेगा। और साउथ अफ्रीका के लीडर्स जो है संविधान बनाने में लग गए और संविधान बनाने में उनको पूरे जो है 2 साल लगे। 2 साल बाद जब संविधान लागू हुआ साउथ अफ्रीका का, तो उसमें यह देखा गया कि सभी को एक समान अधिकार, किसी के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे वो इंडिया से गया हो या किसी भी देश से गया हो, सभी को एक समान अधिकार मिला। तो आखिर कॉन्स्टिट्यूशन हमको या हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम सरकार चलाते हैं, जब हम सरकार बनाते हैं, जब हम सिटीजन्स को राइट देते हैं, तो वो सारी चीज़ें इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई रहती हैं। और जो चीज़ लिखी हुई रहती है वो बहुत लंबे समय तक रहती है, बहुत दूर तक जाती है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, उसको कोई मानने से इनकार नहीं कर सकता है। तो अब मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। अपने अधिकारों को जानने के लिए, सरकार के बारे में जानने के लिए, सरकार के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नीडेड। कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? तो कहानी से आपको समझ में आ गया होगा कि साउथ अफ्रीका में की कहानी से आपको ये समझ में आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। तो फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इट जनरेट डिग्री ऑफ ट्रस्ट। इट्स जनरेट डिग्री ऑफ ट्रस्ट, यानी कि ये जनता और सरकार के बीच में ट्रस्ट बनाती है, ट्रस्ट को जनरेट करती है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिखा हुआ है उसको पूरा करने के लिए सरकार बाध्य है। तो चाहे सरकार कोई भी हो, जनता को ये पूरा विश्वास है कि जो संविधान में लिखा है वो पूरा होगा। तो इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट। सेकेंड, स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल इलेक्टेड। ये जो है ये बताती है कि गवर्नमेंट किस तरह से इलेक्ट होगी। स्पेसिफाइज दैट हाउ गवर्नमेंट विल इलेक्टेड, यानी कि ये बताती है कि जो सरकार है, यानी कि जो प्रजातांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक सरकार है, उसका इलेक्शन कैसे होगा, कितने साल पे होगा, 5 साल पे होगा, 6 साल पे होगा, क्या प्रोसेस होगा, ये सब कुछ हमारे क्या हर संविधान में लिखा रहता है। तो ये संविधान जो है ये भी बताता है कि सरकार जो है वो
कैसे चुनी जाएगी और कितना इसका टेन्योर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट लेज लिमिट ऑन गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सरकार पे लिमिट लगाती है, सरकार के पास बहुत अधिकार होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया है कि सरकार को क्या क्या कर सकता है, सरकार क्या क्या कर सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि सरकार जो है वो निरंकुश हो जाती है, यानी बहुत कुछ करने लगती है, तब कॉन्स्टिट्यूशन उनके ऊपर लिमिट लगाता है। यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो सरकार जो है अनकंट्रोल हो जाती, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत बड़ा योगदान निभाता है। और नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपीरियंस। जनता का विश्वास सरकार के प्रति जो है बढ़ता रहता है और साथ ही साथ सरकार की जवाबदेही जो है वो हमेशा बनी रहती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड, सरकार की आवश्यकता, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, इन 4 पॉइंट्स के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट, इट जनरेट डिग्री ऑफ ट्रस्ट, ये जो है जनता का सरकार में ट्रस्ट यानी कि विश्वास पैदा करती है, उसको जगाती है। सेकंड, स्पेसिफाइज दैट हाउ गवर्नमेंट विल इलेक्ट, सरकार कैसी चुनी जाएगी, ये जो है संविधान में लिखा रहता है। तीसरा, इट लेज लिमिट ऑन गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सरकार के ऊपर लिमिट भी लगाती है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सरकार को उसी दायरे में रह के काम करना है। और साथ ही साथ ये जो है एक विश्वास बढ़ाती है किसके बीच में, जनता और सरकार के बीच में, कि उस जनता को पता होता है कि उसकी सरकार क्या कर सकती है और सरकार को भी पता होता है कि उसको जनता के लिए क्या करना है। ठीक है बच्चों, तो आज मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक नॉलेज है वो ज़रूर आ गया होगा, उसको आप समझ गए होंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से उसको फ्रेम किया गया, कैसे कैसे हमारा संविधान बना, और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की एक अच्छी सी डेफिनेशन भी दे सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारे इस चैनल को, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।